करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा जंगल में रहने से हम्म। यहाँ पे कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है, बस एक डंडी या दो डंडी ही रहती है। ठीक है, तो आनंदी बेटा हाँ। वंदना करोगी? चलो, तो शुरू करें वंदना। हाँ, वंदना शुरू कर भैया। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे दिशा हमको मिले, नित मानवीय मार्ग की पथ मिला निश्चित हमें, थी कामना जिस मार्ग की कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है काश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी, प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी, श्रद्धा समर्पित जिनसे आई मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे सबके सुख की कामना ले, रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ है तू निश्चित योजना, पूज्यता उन्हें तू जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। बढ़िया। बहुत बढ़िया आनंदी बेटा जी। इलेक्ट्रिसिटी तो आ गई है, देखते हैं इंटरनेट कब आता है। नमस्कार महेंद्र भैया, सभी भाई बहनों को नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते भाई। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते भाई बहनों को सबको। नमस्ते सभी को। नमस्कार नमस्कार। आनंदी बेटी की वंदना में एक विशेष प्रकार की वाइब्स है भैया। अच्छा। इंडो वेस्टर्न वाला जो टच आता है ना, बहुत बढ़िया भैया। एक इंडियन राग और वेस्टर्न जो वॉइस टाइप का है, जिसे फ्यूजन होता है सिंगिंग में, वैसे है। बहुत बढ़िया भैया। इसको तो आप, अगर कोशिश होता ना यहाँ पे इंडिया में आके इसको रिकॉर्डिंग करते हैं जी। बहुत लाजवाब।
हाँ सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी आ गया क्या? हाँ। हाँ भैया। को- अभी क्या है, कैमरा भी ऑन हो जाएगा। दैट्स वेरी गुड। हाँ वो जेपी भाई, मैं आपको सुन नहीं पाया, लेकिन आप कह रहे थे कि उसके वॉइस में इंडो और जी मतलब भैया। भारतीय और दोनों का। कुछ टाइम पहले भैया वो ना एक वेस्टर्न बैंड था एक, जो इंडियन ना ये भजन वगैरह गाता था। और उसका भैया एक अलग ही वाइब्स था, वो सेम वाइब्स जो है ना बिटिया की आवाज में आ अच्छा। रहा है। तो इसको तो एक बार आप अच्छा। आइए इंडिया, फिर इसको रिकॉर्डिंग लेते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा ये। गुड। तो आज पुस्तक शुरू करना है, पठन, राइट? तो हम लोग आज शुरुआत कर सकते हैं। पिछले जो सत्र हुए, 8 सत्र हुआ था, उसमें कोई प्रश्न रह गया आप लोगों का, या सब कुछ हो गया? नहीं तो हम लोग शुरू करेंगे। एक और राइटिंग पीस है जो पढ़ सकता हूँ मैं, बाबा जी का, जो कि काम का है, और शायद जनवाद महेंद्र भैया, पढ़ते समय एक वो जो लिंक है ना आपने सहायक हो भेजा सकता वो है। पूरा नहीं आया था शायद। जो आपने ग्रुप्स में डाले ना वो, अभी मैं सही लिंक डाल रहा हूँ। अच्छा। वो कहीं पे कोई गलती रह गई। अच्छा। मैं अभी डाल रहा हूँ 2 मिनट में, इसलिए लोगों को अच्छा। वो वहां पे था तो मैंने पुराना जो है ना कॉपी करके डाल दिया था, तो वो उसमें भी शायद शनिवार रविवार का अलग होता लगता है। अभी मैं सबको वापस डाल रहा हूँ तो लोग। हाँ बट कुछ एनीवे अपडेट काफी हो भी गए, हुआ होगा। कंटिन्यू करें। ठीक है। तो मुझे लग रहा है एक और है बाबा जी की राइटिंग, उसको भी पढ़ लेते हैं तो सहायक रहेगा। तो वो भी कर देता हूँ मैं, 1 मिनट में शेयर करता हूँ। हाँ ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ भैया। हम्म, ये जो वाक्य लिखा हुआ है, ये बाबा जी का ही है। यहाँ पे जो कोट अन कोट में लिखा हुआ है। तो एक कन्वर्सेशन में बाबा जी से पूछा गया कि ये जो परंपरा है उसमें जो शब्द हैं और इसमें जो है, तो उसमें बात कह रहे हैं कि बाबा जी ने एक लाइन लिखा है उसमें कि विगत का एक लाइन नहीं है, एक वाक्य नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जो वाङ्मय है वो बिल्कुल फ्रेश तरीके से लिखा गया है, उसमें विगत का एक भी लाइन नहीं है, एक वाक्य नहीं है, और ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। ये जो कोट एंड कोट है वो बाबा जी का ही हुआ है। तो मुझे हमेशा लगता रहा कि अध्ययन में जो हम लोगों को देरी लग रही है, या हमारे अनुभव होने में जो देरी है, साक्षात्कार पूर्वक जो अध्ययन पूरा होना है, उसमें जो देरी का एक कारण यह है कि हम सब, ये जो दर्शन कह रहा है, जिस तरीके से कह रहा है, उस परिभाषा से हम नहीं देख पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो पूर्व स्मृतियां हैं वो पुराने दर्शनों से कहीं जाकर जुड़ भी जाता है। तो जुड़ने के कारण विगत से जो ही ये जुड़ता है, हमको ये बात समझ में नहीं आती है। तो अभी हम वाङ्मय का अध्ययन करिए, एक सहायक हो सकता है आपके लिए कि जब भी आप सुने, एक सावधानी जरूर रखिए। और सावधानी ये है कि जब भी ऐसा लगे कि भाई यही बात पहले भी कहा गया है, तो इसका मतलब आपने नहीं सुना है। ये जो कहा गया है ये है ही नहीं। और ये इस लाइन से ही आप देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये देख पाएंगे। और दूसरा, ऐसा लगे कि भाई ये बात मुझे पहले से भी पता है, तो भी मैं ये कह सकता हूँ, जितना मेरा अध्ययन है, अगर ऐसा लगता है कि ये बात मुझे पहले से पता ही था, ऐसा लोगों ने बताया ही था, तब भी ये मान के चलिए कि हमने फिर ठीक से नहीं सुना है। इस पूरे दर्शन में एक जो मौलिक बात है वो विकल्प के रूप में ये दर्शन रखा गया है। और ये दर्शन पुराने दर्शनों का अगला वर्जन, या पुराने दर्शनों में कही बातों को एक अलग ढंग से कहने का प्रयास नहीं है।
और इसके लिए हमने बहुत सारा आपको चार्ट वगैरह बनाकर दिखाया था पिछले के सत्रों में कि भौतिकवाद का अगर आप देखेंगे तो उसका आधार क्या है, जीवन में कहाँ से वो चल रहा है, आदर्शवाद कहाँ से चल रहा है, और मध्यस्थ दर्शन कहाँ से यहाँ मतलब वो चल रहा है। तो जीवन की क्रियाकलाप में क्या हो रहा है जिससे ये दर्शन विकल्प के रूप में प्रस्तुत हुआ है, ये हमने पहले के सत्रों में रखा था। तो होपफुली कि आप जब पढ़ें इसको तो आप ऐसे सुने जिससे आपको ये जो परिभाषा दी गई है यहाँ पे उसी अर्थों में आप सुन पाए। ठीक है, तो बहुत उपकार होगा इससे। दूसरी जो एक और राइटिंग है बाबा जी का, वो मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, मानव के अध्ययन का आधार। और ये बुक से नहीं है, ये उनके बहुत सारे जो राइटिंग है यहाँ वहाँ जो रिकॉर्डिंग हुई है उसी का मैं ले आता हूँ। तो वो भी उसी में से एक है। तो कह रहे हैं, मनुष्य जो कुछ भी करता है उसके मूल में अच्छा लगने की इच्छा है। सबसे पहले मनुष्य को संवेदनाओं में ही अच्छा लगता है। यही मानव की कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का पहला प्रभाव है। इसी आधार पर मानव को ज्ञान अवस्था में कहा है। मनुष्य का सारा क्रियाकलाप सुख की अपेक्षा में है। यही मान यही से मानव का अध्ययन शुरू होता है। इस विधि से जब हम मानव का अध्ययन करने जाते हैं तो यह विगत के इतिहास में जो कुछ भी हुआ उससे जुड़ता नहीं है। इसके साथ विगत का सारा स्क्रीन खत्म। मानव के अध्ययन का रेफरेंस यह हुआ, न कि विगत का कोई अवशेष। तो जो मैं पीछे बोल रहा था उसी को एक दूसरी जगह से मैंने देखा, तो ये सारा बाबा जी का ही कहा हुआ है ना। विगत के विगत से आपके पास मानव शरीर है और भाषा शब्द संसार है, और विगत का कोई पुछल्ला इस प्रस्ताव के अध्ययन के लिए आपको नहीं चाहिए। शब्द भाषा विगत से है, परिभाषाएं इस प्रस्ताव की हैं। परिभाषाएं ज्ञान के अर्थ में हैं। यहां से आप अध्ययन शुरू करिए। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, कोई शंका हो तो आप रखिए। अदरवाइज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा गया है कि ये विगत के किसी भी रेफरेंस से जुड़ा हुआ नहीं है। वहां से केवल शब्द लिया गया है और विगत से जो आया है मानव शरीर आया है। लेकिन जो अध्ययन करना है उसमें विगत की परिभाषाओं का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सभी शब्द जो हैं वो तीन तरीके से परिभाषित किए जा सकते हैं, एक भौतिकवादी तरीके से, एक आदर्शवादी तरीके से, और एक मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के तरीके से। यहाँ पे जितनी भी बातें रखी गई हैं मध्यस्थ दर्शन में, इसकी परिभाषाएं विगत में जो भी एक्सप्लेनेशन है उससे भिन्न है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर सबको? हम्म, नमस्ते फिर भैया, आगे एक लिखते हैं चीज उसी पूछनी में, थी। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जी दीदी। आ, मैं जी हाँ दीदी, रखिए जी पूजा भैया, दीदी। अब वो मैं लास्ट वीक का आपका सुन रही थी, तो उसमें वो आपने एक पिरामिड शेयर किया था, और इसमें भी जैसे विगत की बात की है बाबा जी ने। तो ये जानना था कि वो जो शरीर मूलक जो पिरामिड था, मतलब उसमें हम व्यवसाय सेंट्रिक रहते हैं ना वो, तो वहां से शुरू करके अभी हम्म। जो हम अनुभव सेंट्रिक जाने की बात कर रहे हैं, मतलब जीने की बात कर रहे हैं, तो वो जागृति क्रम में आएगा। मतलब नियति सहज विधि से जागृति क्रम है, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि मतलब शुरू किया तो नियति शरीर सहज मूलक। विधि से ऐसा कहना, हम्म। हाँ, इसको नियति सहज जब कह रही है ना तो शब्द को थोड़ा सोचना जी। पड़ेगा। नियति सहज का मतलब होता है कि जो नियति में व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा वही। बहुत बड़े भूभाग पे अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत बड़े भूभाग पे अभी डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है,
तो ये नियति सहज है क्या? मानव का ही अत्याचार किया हुआ है। अब जागृति क्रम नाम देकर के इसको नियति सहज माना जा सकता है क्या? हाँ जी भैया, लेकिन नियति तो मुझे क्रम। लगता है इस पे सोचने का मुद्दा है। हम्म। कहीं कई धरतियां ऐसी भी हैं जो इन सब कठिनाइयों से नहीं गुजरी। हम्म। इमेजिन करिए, जब बाबा जी ने जो अध्ययन किया उसमें संयम किया, और संयम में धारणा ध्यान समाधि त्रैमकत्वाता संयम, इसके पहले ही अगर किसी में ऐसा आ गया होता और उल्टा कर लिए होते, ठीक है, मान लो 5,000 साल पहले किसी को समाधि हुई, हम्म। और उस समय वो प्रकृति का अध्ययन समाधि ध्यान धारणा विधि से कर लिए होते, तो क्या होता? भौतिकवाद आता क्या? ये जो आज जैसा सिनेरियो है वैसा वो आता नहीं क्या? आता, वो ठीक बात है। नहीं आता, तो लेकिन इसको फिर शुरुआत जो हुई। कैसे कैसे मान सकते हैं कि ये जागृति क्रम? हम्म। हाँ, मतलब ये जी। लग रहा था मुझे कि जो शरीर मूलक उन्होंने पिरामिड बनाया कि पहले शरीर के लिए, मतलब शरीर का संरक्षण और पोषण, है ना, ऐसा उसमें था। प्रायोरिटाइज जो 5 चीजें की थी, तो उसमें पहले शरीर का पोषण संरक्षण, जिसके लिए व्यवसाय है, फिर व्यवहार, और फिर विचार अनुभव, ऐसे जा रहा था उल्टा। तो शुरुआत की थी, तो हम जब, मतलब मानव जब धरती पर आया होगा, तो उसके लिए तो वही रहा होगा ना कि शरीर से जो ज्ञान मिल रहा है वही उसका ज्ञान है। मतलब अभी भी वही हो रहा है, जब शुरुआत जो हो रही है। अभी भी ठीक है ना? तो मैस्लो हाँ साहब ने जो अध्ययन किया, ये मैंने लगा जी। दिया। इस अध्ययन में क्या जी। दिख रहा है? ये दिख रहा है कि जैसा अभी के संसार में चल रहा है, उसका उन्होंने अध्ययन किया, और उस अध्ययन के दौरान पाया कि ह्यूमन के अंदर ये सारे नीड्स हैं। ये 5 कैटेगराइजेशन उन्होंने नीड्स का कर दिया। हम्म। उसमें शारीरिक सुरक्षा की संबंध, आत्मसम्मान और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता को उन्होंने बताया। ये क्यों हम्म। बताया, कैसे बताया? तो जो वर्तमान समय में जैसा मानव जी रहा है उसका हम्म। स्टडी करके, जो चाहे वो भौतिकवाद में जी रहा हो, अध्यात्मवाद में जी रहा हो, है ना, तो उसका हम्म। विधिवत उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करके उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले कि भाई आदमी को ऐसे हम देख सकते हैं कि उसका ये तरीका है। यह तो करेंट समय में जो उन्होंने देखा उसका उन्होंने अध्ययन करके रखा हुआ है। अब अस्तित्व सहज विधि से या नियति सहज विधि से देखेंगे तो क्या होगा? हम्म। तो नियति सहज विधि से अगर यदि देखा जाए, तो नियति सहज विधि से देखेंगे तो मनुष्य के जीने के 4 आयाम हैं: हम्म। अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, जिसको सत्य, धर्म, न्याय और नियम के रूप में पहचान सकते हैं आप, राइट? तो मैं ये कह रहा था कि अगर नियति सहज विधि से देखेंगी तो ये दिखता है, मनुष्य के लिए जो सबसे मुख्य चीज है वो है सुख। सुख की अपेक्षा, सुख उसका ड्राइव है। हर मनुष्य को निरंतर सुख चाहिए। निरंतर सुख कैसे मिल रहा है? जब उसको सत्य में अनुभव हो रहा है, सह अस्तित्व में अनुभव हो रहा है, उसी से उसको सुख, निरंतर सुख सुनिश्चित हो रहा है। शरीर मूलक विधि से उसको सुख कभी भी नहीं मिल सकता। अब ये बात है कि भाई जंगल एज में से शुरू किया तो कैसे शुरू करेगा? डायरेक्ट अनुभव तो शुरू नहीं करेगा, हम्म। संवेदना से ही हम्म। शुरू करेगा, शरीर मूलक ही संवेदना शुरू करेगा। से। बात तो सही है। जी। जी। लेकिन लेकिन जब हम अध्ययन हाँ, हम्म। तो वहां से तो शुरू करेगा, लेकिन अभी बात ये समझते हैं कि जब ये दर्शन आ गया, वहां से इतिहास शुरू होगा। इतिहास क्या है? एक क्रमबद्ध तरीका है ना, एक कड़िया से दूसरी कड़िया। उसमें क्या है, कोई क्रम ही नहीं बन रहा है। तो ये जो जागृति क्रम आप कह रही हो, वो तो ठीक है, जैसे आदमी शुरू ओके। करेगा। हम्म। लेकिन वो जहां से शुरू होगा सही, वहीं से माना हम्म। जाएगा ना इतिहास। वो लोग, हमारे एक भैया हैं सुरेंद्र पाठक भैया, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। इतिहास को जब रख रहे होते हैं, पहले हमने उनका सुना हुआ है, तो कहते हैं कि जैसे हमने मान लो कोई घड़ा बनाना शुरू किया, तो हम्म। मिट्टी उट्टी को लेकर के कुछ प्रोसेस किया होगा, घड़ा बनाना शुरू किया। शुरू में तो घड़ा बना ही नहीं होगा, तो हम्म। बनाया और टूट गया। ठीक है, हम्म। ठीक से बना ही नहीं।
फिर उसने बनाया, फिर टूट गया, फिर बनाया, फिर टूट गया। अब ऐसे लंबा समय तक टूट रहा। एक समय बाद उन्होंने ठीक ठीक घड़ा बना लिया, जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बना। एक बना, फिर उसमें और रिफाइन कर लिया, तो थोड़ा और सुंदर बना लिया, और उसको अच्छा बना लिया। तो इतिहास कहाँ से शुरू होगा? जहां से घड़ा बनना शुरू हुआ वहां से, या जब वो टूट रहा है वहां से? बनना आप शुरू हुआ समझ रहे वहां हो? से। हम्म। क्योंकि घड़े के इतिहास लिखना है ना। हम्म। टूटे हुए के घड़े का थोड़ी इतिहास होता है, टूटा हुआ का तो अध्ययन ही नहीं हो सकता। तो अध्ययन का वस्तु मनुष्य के सही जो स्वरूप है जीने का, उसका होता है अध्ययन। अभी क्या तो हो रहा है? भैया क्या, उल्टा चल रहा है मनुष्य। हम्म। क्या हम अभी जो अध्ययन कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने इसको विकल्प के स्वरूप में पहचाना है, तो वहां से मतलब जागृति क्रम हम कैसे अभी भी संवेदना के मतलब प्री रिक्विजिट तो संवेदना ही है जिससे हम भाषाभास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो क्या जागृति क्रम को कहाँ रखेंगे, मतलब क्या समझेंगे उसको? अभी जो हम कर रहे हैं वो यहाँ जो अ, जीव चेतना में कर रहे थे वो भी गिनेंगे, वो जो क्रम का जो एक नहीं, ठीक है, देखिए। पीरियड है जी। हम्म। नहीं, आप सही कह रहे हो। देखो अभी क्या है, उसी को ऐसे समझते हैं जैसे हम बोल रहे हैं जागृति क्रम। हम्म। राइट। ये बात कब से शुरू हो रही है जागृति क्रम? जब ये जागृति आई ना, तब ना। उसके पहले तो जीवन का स्वरूप ही स्टैब्लिश नहीं है। एक जगह जीवन क्या है, अपने को ब्रह्म मान ले रहा है। एक जगह जीवन अपने हम्म। को शरीर मान ले रहा है हम्म। कि नहीं? हम्म। मानने वाला तो जीवन ही है। जी। जीवन ही है जो ब्रह्म को केवल देख रहा है, तो ब्रह्म जैसा लग रहा है, क्योंकि क्रिया शून्य हो गया उसके जीवन की बाकी क्रियाएं। वो हमने चार्ट में दिखाया था। हम्म। हम्म। और दूसरी तरफ केवल शरीर में ही देख रहा है। तो जो जागृत होने वाली चीज है, वो मनुष्य को भी पता ही नहीं कि जागृति होती किस में है। जानने वाला कौन है? एक जगह है हम्म। जानने वाला ब्रेन, ब्रेन ही जानता है। एक जगह जानने वाला है ईश्वर, जबकि जानने वाली इकाई कौन सी है? जीवन। ठीक है ना? हम्म। तो हम्म। जहां से जीवन पहचान आई, वहां से जागृति को ठीक ठीक से हम लोगों ने परिभाषित कर लिया। ठीक है। जब हम्म। जागृति परिभाषित हुई, उसी के रेफरेंस में जागृति क्रम परिभाषित हो रही है। हम्म। ठीक है ना? तो जो हम्म। पूरा डेफिनेशन बन रहा है, वो डेफिनेशन जागृति के रेफरेंस में ही तो सारे बन रहे हैं। हम्म। अगर जागृत होने वाली वस्तु ही पता न चले लोगों को, तो जागृति क्रम का भी कोई मतलब नहीं। अभी आप मध्यस्थ दर्शन को छोड़ दीजिए, बाकी संसार की भाषा को सुनिए, उसमें जागृति क्रम का कोई भाषा है क्या? ये तो मध्यस्थ दर्शन बोल रहा है ना। कब बोल रहा है? हम्म। जब जागृति हुई तब ना बोल रहा है। हम जागृति के रेफरेंस में ही तो जागृति क्रम को पहचान रहे हैं। ठीक बात है। मतलब वो ये पहली व्यक्ति बार हो रहा है विरोधी कि गठन होने। पूर्ण। हाँ। अभी जैसे हम्म। विकास क्रम विकास, ये पहली बार हो रहा है। अभी वैज्ञानिक तो परमाणुओं को कितना अध्ययन किए हैं, बहुत अध्ययन किया है ना इन लोगों ने। हम्म। लेकिन जो परमाणु भूखा और अजीर्ण है, वो हम्म। कैसे डिफाइन हो रहा है? वो गठन पूर्ण परमाणु के आधार पे डिफाइन हो रहा है। तृप्त परमाणु के रेफरेंस में वो भूखा या अजीर्ण है ना। हम्म। हम्म। तो जब तक गठन पूर्ण परमाणु का जो अवधारणा, तब तक परमाणु को तोड़ा जा सकता है। आदमी तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा है, हम्म। क्योंकि उसका अध्ययन कहाँ हुआ? हम्म। ठीक उसको बात है। व्यवस्था के परमाणु को व्यवस्था की एक मौलिक इकाई के रूप में पहचाना गया अभी तक, इतना अध्ययन के बाद? हम्म। क्यों नहीं पहचाना गया? परमाणु का अध्ययन कैसे हुआ? अध्ययन तो तभी होगा ना जब उसको व्यवस्था का मूल इकाई रूप में पहचानेंगे। तो नहीं हो हम्म। पाया ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ दीदी, कि ये सारी बातें हम कब कहाँ से कह रहे हैं? ये बात आदर्शवाद आने से नहीं कह रहे हैं हम लोग।
ये बात भौतिकवाद के कारण भी नहीं कह रहे हैं जागृति क्रम। हम्म। ये हम्म। भी भाषा हम तभी दे रहे हैं जब जागृति यहाँ पे सुनिश्चित हुई धरती पर ना। सही बात है। तो जागृति के रेफरेंस में ही तो सारी बातें चल रही हैं ना फिर तो। हम्म। चाहे वो सहअस्तित्व की बात हो, विकास क्रम की बात हो, विकास की बात हो, जागृति क्रम की बात हो, जागृति की बात हो। जागृति क्रम में भी देखेंगे तो दो तरीके से परिभाषा है। आप कभी देखिए जागृति क्रम का परिभाषा, तो हम्म। उसमें जीव चेतना से मानव चेतना, मानव से देव चेतना, देव चेतना से दिव्य चेतना, ये पूरा जो क्रम है जागृति का, इतना रेंज है इसमें। ओके। और जीव ठीक है चेतना से पहले हम भाई, कोई कोई नियत है नहीं। कोई जागृति क्रम का परिभाषा पढ़ दीजिए तो। जी भैया मैं पढ़ देती हूँ। दशरथ भाई, हाँ जागृति क्रम का परिभाषा देख लीजिए। हाँ भैया। हाँ, दशरथ भाई पढ़ दीजिए। हाँ 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 भैया, निकलता हूँ। हम्म, ये फोन मेरा दे दो सबसे। अच्छा ये है। मैंने निकाल दिया भैया, पढ़ लो क्या एक बार। हाँ हाँ, हाँ पढ़ निकल लो जाए। पढ़ लो। भ्रांत हम्म। ज्ञानावस्था से भ्रांताभ्रांत ज्ञानावस्था, भ्रांताभ्रांत हम्म। ज्ञानावस्था से निर्भ्रांत ज्ञानावस्था का विकास, एक परिभाषा ये है। समझ रहे हो? हाँ। दूसरा है गणितवाद से गुणवाद, गुणवाद से कारणवाद, और कारणवाद से जागृतिवाद, ऐसा। समझ रहे हो हम्म परिभाषा कैसे बना है हम्म। जागृति क्रम का? तो हम्म जागृति क्रम का परिभाषा केवल भ्रमित के लिए नहीं है। हम्म। बात क्या हम्म। कही जा रही है कि ये जो पूरा क्रम है, यहां से लेके इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक जितने उसके फैलाव हैं, उसके अंदर सीक्वेंसिंग कितनी है, उसको कह रहे हैं जागृति क्रम ना। हम्म। तो एक स्थिति है कि मनुष्य भ्रांत स्थिति में है, ये जागृति क्रम का एक भाग है। दूसरी स्थिति क्या हम्म। है उसमें, भ्रांता भ्रांत, मतलब ये जो मानव चेतना है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम्म। मानव के। और फिर निर्भ्रांत, मतलब मानव, देव मानव, और लाइक लाइक जीव चेतना का मानव, मानव चेतना, देव चेतना, तीनों की बात कर रहे हैं ना इसमें, चारों की हम्म। बेसिकली। हम्म। तो ये पूरा क्रम है जागृति का। हम्म। अब इसमें हमको जागृत होना है। तो जागृति की स्थिति कहाँ बनी? भ्रांत में तो बनती नहीं है हम्म। ना। तो जहां से भ्रांता भ्रांत है वहीं से जागृति बन रही है, उसमें हम्म। हमको जागृत होना है। राइट। तो अगर आप ऐसे हम्म। देखोगी तो हमारी एक जर्नी है, जैसे हम जागृति की ओर कैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये तभी हो रहा है जब ये प्रस्ताव है जागृति का, है ना। अगर ये हम्म। नहीं है तो फिर उसकी बात नहीं कर सकते। नहीं तो हम्म। परंपरा में बात हुई होती है ना, परंपरा में सहअस्तित्व की बात हुई होती, विकास क्रम की बात हुई होती, है ना। भौतिकवाद में तो हम्म। पूरा इसी पे केंद्रित है, विकास क्रम वाली बातें, हम्म। पूरा भौतिक रासायनिक वस्तुओं पे केंद्रित है। लेकिन उसमें तो ऐसी बात नहीं करें कि विकास क्रम विकास है। और अध्यात्म में पूरा ये जागृति की मान लो बात चल रही, उसमें भी जागृति क्रम जागृति की बात नहीं चल रही है। हम्म। आत्मक अध्ययन के बाद ही शुरू हो रहा है, ये अपने में स्थिर होना जरूरी है। ठीक है। बेस वही है। ठीक है ना। और ह्यूमन को इतने थपेड़े भी खाने नहीं थे, मतलब जैसे आज स्थिति बन गई है उतना होने की जरूरत नहीं थी। ये पहले भी आ सकता था, और बहुत सारी धरतियां होंगी, आया भी होगा। जरूरी नहीं कि हर आदमी को यहाँ तक पहुंच के ही समझ आना चाहिए कि भाई ये ज्ञान की बात है। ठीक है। तो जो मूल है हम हम्म। इस दर्शन में, मूल में पहले सत्य, यदि सत्य नहीं है तो धर्म की बात ही नहीं हो सकती ना। सत्य के आधार पर ही तो धर्म की बात आती है। हम्म। और सत्य धर्म की बात है तभी न्याय की बात आएगी। नहीं तो न्याय किस आधार पे? आपको सत्य ना पता हो, आप न्याय कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? न्याय क्यों नहीं हो अभी? चाहे हम्म। भौतिकवाद से या आदर्शवाद से न्याय अभी व्यवहार करेंगे, व्यवहार क्या करेंगे? हमारे पास एक समझदारी है, हम दूसरे को ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो ये ज्ञान विवेक विज्ञान रूपी जो समझ है उसका प्रमाण ही व्यवहार है।
हम्म। अब प्रमाण कैसे मिलेगा? यदि आपके पास सत्य ज्ञान ही ना हो तो आप दूसरे को ट्रांसफर क्या करेंगे? दूसरे के ज्ञान होने में पूरकता कैसे इंश्योर करेंगे आप? तब तो फिर आप व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे। तो व्यवहार में न्याय तो तभी होगा ना जब हमको सत्य पता हो। जिसको हम्म। सत्य नहीं पता है वो व्यवहार में न्याय कैसे सुनिश्चित करेगा? है कि नहीं? हम्म। तो मूल, और फिर उसका व्यवसाय भी कैसे ठीक होगा? क्योंकि न्यायपूर्वक जीना है, उसमें दायित्व और कर्तव्य है। दायित्व और कर्तव्य के निर्वाह के लिए ही तो व्यवसाय करना पड़ेगा, तभी तो व्यवसाय कर पाएगा। यदि हमारा संबंध ही स्थिर ना हो, दायित्व कर्तव्य सुनिश्चित ना हो, हमको पता ना हो, व्यवहार में न्याय करना स्पष्ट ना हो, तो हम व्यवसाय भी कैसे कर सकते हैं? तो हम व्यवसाय की बजाय व्यापार करेंगे। हम्म। अभी तक तो आदमी यही कर रहा है। आदमी व्यवसाय नहीं कर रहा है, व्यापार कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि व्यवसाय व्यवहार में समर्पित है। छोटी चीज बड़े के लिए होती है, तो व्यवहार बड़ा है व्यवसाय से, तभी व्यवसाय सही जगह लग पाती है। यदि हमारे व्यवहार का स्वरूप ही स्पष्ट ना हो, और देखो, हम अगर ईश्वर केंद्रित माने तो भी आदमी व्यवहार कहाँ कर रहा है? क्योंकि व्यवहार की स्थली कहाँ है? परिवार में है, अखंड समाज के रूप में है। राइट? मानव मानव की हम्म। परस्परता में तो व्यवहार करेगा वो। अब मानो यदि अपने को जीवन की क्रिया शून्य कर ले तो व्यवहार करेगा क्या? आशा विचार इच्छा चुप कर ले, इससे व्यवहार हो सकता है? तो व्यवहार की हम्म। तो जगह ही नहीं उधर। ठीक है? कंटेंट ही नहीं। क्योंकि जीने की स्थली ही तय नहीं हुई। तो व्यवहार नहीं है तो फिर व्यवसाय भी क्यों करेगा? और दूसरी तरफ क्या हुआ कि हम शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं। हमको लग रहा है सर्वाइवल ही मेन है, पहले तो हमको सरवाइव करना है। अगर हम सरवाइव ही करने के लिए हमको आहार ही नहीं मिलेगा तो हम बाकी हम ज्ञान कैसे लेंगे? वो पीछे वाले जो आचार्य हैं वो यही कह रहे हैं, और वो ह्यूमन के अभी के लिविंग को देख के ही बोल रहे हैं। ये वाली जो बात ये बोल रहे थे कि भाई पहले तो भोजन पानी कपड़ा ये सब मिल जाए, तब ना उसके बाद आदमी सोचेगा। जब ये पूरा हो जाएगा तो वो करेगा, वो करेगा तो वो करेगा, ऐसे ऊपर बढ़ता जाएगा। राइट? लेकिन ये हम्म। सब तभी हो रहा है जब वो शरीर मूलक कर रहा है, जी रहा है। आप समझ रहे हो? हम्म। ये नियति सहज नहीं है। नियति सहज व्यवस्था ये है। इस तरह से करेंगे हम्म। तो सत्य सत्य के अर्थ में भी धर्म स्टैब्लिश होता है। नहीं तो व्यवस्था की बात ही नहीं आएगी। हम व्यवस्था बनाएंगे किसके लिए? व्यवस्था किसके लिए बनना है? यही ना कि व्यवस्था होने से क्या होगा, सब मनुष्य को ज्ञान होने में सुगमता हो जाएगी, हर मनुष्य हम्म। उपकार से जिएगा। इसीलिए तो व्यवस्था चाहिए। हम्म। अभी व्यवस्था किसके लिए चाहिए? इसलिए चाहिए कि हर मनुष्य पैसा कमाए। शोषण करना। तो ज्ञान के अर्थ में, निरंतर सुख के अर्थ में, सत्य में, अनुभव के अर्थ में व्यवस्था कहाँ बनी अभी? जीवन ओरिएंटेड व्यवस्था है। तो व्यवस्था बनाकर भी यही होना है कि हर मनुष्य में अनुभव सहजता से हो जाए, ताकि उसके जीने का स्वरूप अनुभव मूलक विधि से हो। राइट? तो वो व्यवस्था क्या करेगा? वो ऐसे सिस्टम को क्रिएट करेगा जिसमें हर मानव अध्ययन पूर्वक अनुभव तक पहुंचेगा और उसको सह अस्तित्व को परंपरा में प्रमाणित करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? ऐसी हम्म। व्यवस्था बनेगी। लेकिन आज तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि व्यवस्था बनी है व्यवसाय के लिए। अब उस व्यवस्था के पोषण के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में हमारे सारे संबंध बनेंगे। हम संबंधों को क्यों, भाई पति है, पत्नी है, माता पिता, ये सारे संबंध क्यों? ताकि व्यवस्था पुष्ट हो। ये सार्वभौम व्यवस्था जो 10 सोपानी व्यवस्था है, जिसमें हम सभी, है ना, के अर्थ में हमको जीना है, तो इस व्यवस्था के अर्थ में हमारे सारे संबंध, सारी पूरकता बनेगी। राइट? हम्म। और ये होगा तभी हम सही ढंग से व्यवसाय कर पाएंगे। तब हम भौतिक वस्तुओं का सदुपयोग हम्म। समझ में आ गया कि करना कहाँ है। राइट? तो ये वाले जो मॉडल में लेफ्ट साइड में है उसमें वो सेट ही नहीं हो रहा है।
आप देखेंगे तो हम्म, वो हम्म, सेट होने की जगह ही नहीं है। और इसीलिए तो इतना अस्त व्यस्त सब पड़ा हुआ है। आप देखिए, व्यापार ला दिए केंद्र में, संबंध कहीं संबंध नहीं दिख रहा है, ना तो परिवार में ना समाज में, हर जगह आदमी टूटा हुआ है। हम्म, और व्यवस्था की बात करेंगे तो धरती पे तो पूरी अव्यवस्था, कियास, युद्ध चल रहे हैं धरती पे तो। देश आपस में लड़ रहे हैं। आप नहीं देख रहे हो देशों में संघर्ष चल रहे हैं, कंपटीशन चल रहा है? हम्म, क्यों? देश भी व्यवसाय ओरिएंटेड सब। देश तो बात ही कर हम्म, रहा है व्यवसाय, टैरिफ का मामला नहीं चल रहा, अब देखिए, हम्म, है ना? अब इसमें कौन सा सत्य हमको दिखाई देगा, सहअस्तित्व प्रमाण भाई? किसको दिखाई देगा? कौन से बच्चे को दिखाई देगा? आप सुबह से शाम तक न्यूज खोलिए, किसी भी न्यूज चैनल को उठाइए, उसमें धरती पे अस्तित्व है, सहअस्तित्व स्वरूप में है, चारों अवस्था में संतुलन है, मानव अखंड है ना? ये कौन सा, कहाँ से, कहीं से सेंस आता है? कहाँ आता है? तो ये सब नहीं है उसमें, क्योंकि उसका बेस ही बदला हुआ है। तो हम लोग ये कह रहे थे कि हमको, जब हम ये दर्शन कर रहे हैं तो इसमें पहले अपने को विकल्प के रूप में स्थिर करना जरूरी है, नहीं तो इसमें आगे बढ़ना कठिन है। ठीक है? जी तो हम लोग हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो विगत का रेफरेंस इसमें ना लिया जाए पहले तो। हाँ ठीक है? इसमें कोई भी उसका पुछिल्ला कह रहे हैं जुड़ा नहीं है। ये एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। सही कर, उसी से उपकार होता है तो करना चाहिए, लेकिन ये उससे, उसका लिंकिंग नहीं है इससे। सही बात विगत के स्क्रीन से नहीं जुड़ा हुआ है ना? वो स्क्रीन अलग, ये स्क्रीन अलग। है। हाँ ठीक है? ये ठीक है, तो आगे मैं पढ़ता हूं। कह रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों का जो ज्ञान है, वह किसको होता है? शरीर को होता है या शरीर के अलावा और किसी को होता है? विगत में ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ब्रह्म को बताया, साथ ही ब्रह्म को अव्यक्त और अनिर्वचनीय बता दिया। उसके विकल्प में यहाँ प्रस्तावित है ज्ञान व्यक्त है और ज्ञान वचनी भी है। ज्ञान को हम समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। ज्ञान का मतलब ही यही है, जिसे हम समझ भी सकें और समझा भी पाएं। ज्ञान शरीर को नहीं होता, ज्ञान जीवन को होता है। जीवन ही ज्ञाता है। इंद्रियों से भी जो ज्ञान होता है वह जीवन को ही होता है। जीवन ही समझता है, जीवन ही जीवन को समझाता है। तो पहले क्या हुआ कि अगर सामान्य भी बोलचाल में कि भाई, क्या मनुष्य सब चीज को जान लेगा? नहीं नहीं, मनुष्य कैसे जान सकता है भाई? मनुष्य सब कुछ कैसे जान लेगा? तो कौन जान सकता है? अगर ये पूछे कि सब कुछ को जानने वाला कौन, तो क्या उत्तर मिलता है? अभी जो ट्रेडिशनल, जो बिना पढ़े हुए भी ये जो कहावतों में आया है, लोग जो बोल रहे, बताइए किसको बोलते हैं सबको ईश्वर जानने वाला? भगवान। कौन? गॉड। और ये भारत में ही नहीं है, यहाँ भी गॉड नोज एवरीथिंग। सबको जानने वाला कौन? गॉड। ईश्वर। उधर भी वही। ठीक है, तो दोनों जगह अभी तक ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय तीनों ब्रह्म को ही रखा है उधर। ठीक है? उसके बाद जो विज्ञान आया, उसने जानने वाली चीज, माई ब्रेन इज टायर्ड, आई एम थिंकिंग टू मच, ओ आई आई यूज सो मच माई ब्रेन। समझ रहे हो? अभी ये लैंग्वेज में आ गया यंग जनरेशन की तो। आर यू नॉट यूजिंग योर ब्रेन? यूज योर ब्रेन। ऐसे सुना है कि नहीं लैंग्वेज? हम्म कुछ तो दिमाग का इस्तेमाल करो भाई। दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते हो। इनका दिमाग खराब हो गया है कि नहीं? देखा है ये सारे शब्द चलता है कि नहीं? कहाँ से चल रहा है भाई? तो एक तरफ ब्रह्म और दूसरी तरफ ब्रेन। ब्रह्म और ब्रेन के बीच में ही ज्ञान अभी तक है। जबकि ज्ञान होने वाला किसको है? कह रहे हैं जीवन को होता है। जीवन ही जान नहीं समझता है, जीवन ही समझाता है। ये बात दोनों में नहीं है। ये अपने को स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका अध्ययन ही मुश्किल हो जाएगा। हम इस वस्तु को नहीं पकड़ पाएंगे। और होगा क्या उससे? हमारी जो यात्रा है जागृति में,
हम अध्ययन को या अध्ययन पूर्वक जो हमें साक्षात्कार होना है, बोध होना है, अनुभव होना है, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए विकल्प को स्थिर करना बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं आगे, यहां एक समीक्षा हो सकती है। यहां एक समीक्षा हो सकती है। क्या हो सकती है? विगत ने हमको क्या दिया फिर? विगत से आई आदर्शवाद और भौतिकवाद। भौतिकवाद मतलब विज्ञान ने हमको क्या दिया? तो आदर्शवाद ने हमको शब्द ज्ञान दिया, जिसके लिए उनका उसका धन्यवाद है। भौतिक विज्ञान ने सभी तरह के टाइम और स्पेस के नाप तौल की विधियां दी, जिससे कार्य को पहचाना गया, जिसके लिए उसका धन्यवाद है। इन दोनों से मनुष्य को जो ज्ञान हुआ वह पर्याप्त नहीं हुआ। ठीक है। कुछ और समझने की जरूरत बनी रही। इसकी गवाही है धरती का बीमार होना। तो दोनों विधा से क्या मनुष्य को मिला? एक तरफ नापतोल की विधियां मिल गई और दूसरे तरफ शब्द मिल गए। ये दोनों से हम मानव जाति को मिला हुआ चीज है। ठीक। अब क्या हुआ? ज्ञान के अभाव में जिस तरीके से मनुष्य ने जिया, उससे धरती बीमार हो गई है, ये कह रहे हैं। तो ये जो गवाही है धरती बीमार होने की, वो गवाही इस बात की कि मनुष्य को ज्ञान नहीं हुआ, और कोई चीज नहीं है। मनुष्य के अंदर समझदारी नहीं आई। उस समझ का अभाव हमको धरती बीमार होने के रूप में दिख रहा है। धरती को बीमार करने वाला केवल एक ही इंटिटी है, वो है मनुष्य। पदार्थ प्राण जीव उसको बीमार कर ही नहीं सकते। और मनुष्य के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसको बीमार कर देगा। उसके अंदर जो नासमझी है, अज्ञानता है, उसके कारण ही धरती बीमार हुई है। मनुष्य मनुष्य से संघर्ष इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि मनुष्य को अभी भी अखंडता का ज्ञान ही नहीं है। अभी भी 200 राष्ट्र हैं धरती पे। 200 राष्ट्र जो भी हो, कोई मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन लगभग 200 राष्ट्र जो हैं, वो 200 राष्ट्र ये दिखा रहा है कि धरती की अखंडता को अभी तक मानव पहचान नहीं पाया। धरती एक है, अखंड है। धरती एक अखंड राष्ट्र है, इसको कहाँ पहचान पाया? और यही चीज है जो इसको बीमार बना रही है। मनुष्य को सही समझ ही नहीं है। तो कह रहे हैं धरती क्यों और कैसे बीमार हो गई, और यह ठीक कैसे होगी? इसके लिए जो ज्ञान चाहिए वह आदर्शवाद और भौतिकवाद दोनों के पास नहीं है। हमको क्या लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है ना? अनु दीदी, अपना वो मार्कर ठीक कर दीजिए दीदी, हाँ भैया, उस पे, मैं कर रही हूँ, फोन पे। गलती से हो गया, मैं कर रही हूँ। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। तो धरती क्यों और कैसे बीमार हो गई और यह ठीक कैसे होगी, इसके लिए जो ज्ञान चाहिए वह आदर्शवाद और भौतिकवाद दोनों के पास नहीं है। ये बात अपने को थोड़ा डाइजेस्ट होना जरूरी है अध्ययन के लिए। फिर कह रहे हैं यही मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन का रेफरेंस पॉइंट है। आप देख रहे हो ये बात? रेफरेंस पॉइंट क्या है? ये है। कहाँ इससे बीमार हो गया, इससे ठीक नहीं हो पा रहा है। तर्क संगत होने के लिए, व्यवहार संगत होने के लिए, अपने आप का मूल्यांकन करने के लिए और स्वयं का अध्ययन करने के लिए यही रेफरेंस पॉइंट है। जो अभी पीछे बात कही गई है पूरी, उसको कह रहे हैं। अध्ययन के लिए इस रेफरेंस पॉइंट को अपने में अच्छे से स्थिर बनाना चाहिए, वरना हम बारंबार वही पुराने में गुण गोबर करने लगते हैं। इस तरह इस विकल्प को सोचने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमारे पास एक आधार भूमि तैयार हुई। ठीक। क्लियर इतना?
तो कह रहा है आगे कि अस्तित्व को समझने के लिए आधार को मानव ही प्रस्तुत करेगा। अभी तक जिनको भी आधार मानते हैं वे मानव द्वारा ही प्रस्तुत किए गए हैं। उन आधारों पर चलने से तथ्य कुछ मिला नहीं। प्रचलित आधारों को छोड़ करके यह प्रस्ताव है। मैं इस नए आधार रेफरेंस का प्रणेता हूं। इसको जांचने की आवश्यकता है कि यह पूरा पड़ता है या नहीं। जांचने का अधिकार आप सभी के पास है। तो प्रश्न आया एक और उसके बाद, अध्ययन का यह नया आधार क्यों आया? तो उत्तर है, परंपरागत आधारों पर चलने से अपराध मुक्ति का कोई स्वरूप निकला नहीं। परंपरागत आधार न्याय धर्म सत्य का लोक व्यापीकरण नहीं कर पाए। न्याय धर्म सत्य के लोक व्यापीकरण और अपराध मुक्ति के लिए यह अध्ययन का नया आधार आया। ठीक है। तो यदि हमें न्याय धर्म सत्य का लोक व्यापीकरण करना है, न्याय धर्म सत्य को स्थापित करना है, न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना है, अपराध से मुक्त होना है, तो फिर इसी नए रेफरेंस को, और ये कह रहे हैं कि आप इसको जांच के देखिए कि क्या ये पूरा पड़ता है कि नहीं। और इस साथ में ये कह रहे हैं कि आपके पास अधिकार है, आप जांच सकते हैं, आप जांच के देखिए। ठीक है। तो यहां तक जो बात थी हो गई, और इसके बाद हम लोग व्यवहारात्मक जनवाद शुरू करेंगे। ठीक है, बताइए। इसमें अभी तक कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज पढ़ना शुरू करेंगे। बात मैं स्पष्ट कर पाया? हाँ भैया, बढ़िया से स्पष्ट हुआ। और एकदम बाबा जी ने जो बोल लिखा है और जो जिधर भी बोला है उधर से आपने जो लाया, तो ये एक बहुत बढ़िया रेफरेंस मिल रहा है। ये बस 1 मिनट देना तो थोड़ा, है ना। हाँ जी, प्रभु भाई जी। नमस्ते भैया। नमस्ते भी, इतना बताइए। इतना स्पष्ट हो गया कि हम्म, विकल्प क्या है और मानव और मेरे लिए वो क्यों जरूरी है। दूसरी बात, आपने जो जागृति क्रम बताया, तो मैंने श्रद्धेय नागराज जी का जो डायरेक्ट वीडियो एक सुना था। इसमें उन्हें बोला था कि अगर अगले में समाधि हुई होगी तो ये अलग बात है, मगर जागरूक व्यक्ति पहले आज मैं हूं और आगे दो चार समझ के हो जाएंगे, उनके बाद आगे आगे सह अस्तित्ववाद है, सार्वभौम व्यवस्था है और जो सर्वतोमुखी समाधान है, उनके लिए कार्यक्रम हो ही जाएगा। ऐसा बोला था। तो आपने जो जागृति कम दीदी को बताया, वो भी कनेक्ट इनके साथ हो ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम्म। धन्यवाद चाहिए। थैंक यू।
बस बस परिभाषा विधि को साथ में रखने से क्या हो रहा है कि हमारे अपने भी पूर्व मान्यताएं हो जाती हैं। हम जागृति क्रम का मतलब भ्रमित मानव मान लेते हैं खाली। ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भ्रांत से भ्रांता भ्रांत, भ्रांता भ्रांत से निर्भ्रांत, ये पूरी जर्नी को उसी में रख रहे हैं। ठीक है। अगर हमको ये पूरा इस स्वरूप समझ में आएगा तभी तो हमारी जागृति होगी इसमें। नहीं तो हम जागृत कैसे होंगे। और जागृति कोई केवल जीवन के अंदर की चीज नहीं है। जागृति हमको जीने में दिखाई देती है। अनुभव यदि मन तक उतर कर नहीं आया तो जागृति नहीं कह सकते। और मन तक आया इसका मतलब वो संसार में और ये भी विचरण कर बात, रहा है। ये भी बात भैया स्पष्ट हो गई कि अभी तक किसी ने ऐसी बात कही ही नहीं। अभी तक स्वांत सुख है, अपने सुख की बात हुई हो। ये तो चारों अवस्था का संतुलन, सह अस्तित्व, वो जो हम्म। निरपेक्ष ऊर्जा है उनका अनुभव, और सब सबके लिए सर्व सुख के साथ जब मैं ये मेरे में स्थिर करता हूँ, तब मेरे पठन श्रवण में भी मैं पहले आता हूँ। और मैं अगर मैं कर लूं और ना करे, ऐसा भी मेरे मन में आया, तो मैं अध्ययन नहीं, पठन श्रवण में भी कम सुन रहा हूँ ऐसा लगता है। सही बात है भैया। सही बात है। इसमें एक और बड़ी अच्छी बात ध्यान देने की ये है कि जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, राइट, तो कई बार ऐसा लगता है कि यार इतना प्रयास कर रहे हैं और पूरा जी जान लगा के कर रहे हैं लेकिन गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है। क्योंकि अध्ययन का जो स्वरूप बताया उन्होंने उस ढंग से हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं, पहले क्या हुआ, जो सुख जैसे आपने बताया, सुख क्या है, एक है बाहर भौतिक चीजों में, संवेदनाओं में सुख, भोग में सुख, भोग बहुभोग अति भोग में सुख लोगों ने ढूंढा। तो एक है सुख बाहर भौतिक वस्तुओं में। दूसरा लोगों ने सोचा सुख मेरे अंदर है, भीतर है। यहाँ क्या कह रहे हैं, सुख वह नहीं है, ना अंदर है ना बाहर है। सुख क्या है, व्यवस्था पूर्वक जीने में है। ये जो चारों अवस्था में संतुलन है, उसको समझ करके संतुलन पूर्वक जीने का नाम है सुख। दूसरी भाषा में बोलेंगे तो मानव के साथ न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना सुख है। प्रकृति के साथ नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक जीना सुख है। जब तक मानव मानव के साथ न्याय धर्म सत्य प्रमाणित नहीं करता, प्रकृति के साथ, शेष प्रकृति के साथ नियम नियंत्रण संतुलन प्रमाणित नहीं करता, तब तक मनुष्य के निरंतर सुखपूर्वक जीने का स्वरूप हमको नहीं दिखाई देगा। ये जो धरती बीमार हो गई है, धरती बीमार होते हुए को देख रहे हैं हम, और इस देखने के साथ हम सुखी हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल हमेशा देते हैं अपने शिविरों में। फर्ज करो एक छोटा सा बच्चा है और वो बच्चा कहीं सड़क के किनारे उसका घर है, खेल रहा है। 2 3 3 साल का बच्चा है। खेलते खेलते उसका ध्यान भटका, अचानक वो शहर सड़क पे आ गया, उधर से एक गाड़ी आ रही थी, अभी उसको धक्का लग गया और आप उसको देख रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा। तो देखेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जबकि ना तो आपको धक्का लगा, ना आपने धक्का मारा, आप तो केवल दूर पे खड़े थे, आप केवल देखे। तो आपको क्यों लगा दुख, क्योंकि मनुष्य देखने वाली चीज है। अगर कोई चीज नहीं सही हो रहा है, कोई चीज गड़बड़ हो गया, तो उसको देख करके उसको दुख होता है। अब वो जो धक्का लगा, लेकिन बच्चा छोटा था तो गिर गया, और कार बहुत तेज से थी नहीं, और गिरते ही वो क्या हुआ, गाड़ी उसके ऊपर से चली गई। लेकिन छोटा था, रेजिस्ट नहीं किया, तो उसको इतना चोट नहीं आया और वो बच गया। फिर उठा और भागकर घर में आ गया। अभी उसको फिर देखेंगे तो कैसा लगेगा, तो आपको अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगा, क्योंकि मनुष्य को देख के ही सुख मिलता है, देखने का ही सुख है। यदि कोई चीज वो व्यवस्थित देखता है तो उसको सुख लगता है। घर में ये सामान इधर उधर अस्त व्यस्त बिखरे रहते हैं, हमको देखकर अच्छा नहीं लगता है। वही सामान अगर व्यवस्थित पड़े रहते हैं तो बहुत ठीक लगता है। अभी धरती बीमार है, मानव संघर्ष कर रहा है, राष्ट्रों के परस्परता में युद्ध चल रहे हैं, और हम उसको देख रहे हैं कि ये सब चल रहा है। हम देख रहे हैं कि हम मानव मानव के साथ जी नहीं रहे, हर घर में लड़ाई चल रही है। इसको देख करके आप सुखी कैसे हो सकते हैं। तो फिर लोगों ने एक बना कि भाई ये तो हमेशा चलता ही रहेगा, हमको तो केवल इसको साक्षी भाव से देखना है।
जिसका मैंने आज सुबह लिख कर भेजा था, कल रात में। तो वो जो तरीका है सुखी होने का, उस तरीके का प्रस्ताव यहाँ नहीं है। यहाँ प्रस्ताव क्या है? सुख ना अंदर है ना सुख बाहर है। सुख क्या है? जीने, जीवन नित्य उत्सव, जीवन जीने वाली चीज है। तो एक जगह उसके जीवन की आशा जीवों में किसके साथ जुड़ी है? सर्वाइवल के साथ, जीने की आशा है बस। यहाँ क्या है? उसके निरंतर सुख से जीने की आशा है। तो आशा मन की क्रिया है, उसमें आशा बना है सुख का। और वो सुख की आशा के लिए कहीं उसका आश्रय भी है, जहां से वो आशा पूरा होगा। वो सुख का आशा खाली अंदर से पूरा नहीं होगा, अंदर भी होना है और वो बाहर प्रमाणित भी होना है। अगर वो प्रमाण नहीं मिलता है तो मन किस बात को देखकर प्रसन्न होगा? आप सोचिए। तो संबंधों में जीना सुख है, न्याय ही, न्याय में जीना सुख है, धर्म में जीना सुख है, सत्य में जीना सुख है। ये मुख्य बात है, ये अपने को पकड़ में आना चाहिए। ये ना तो संसार से मुक्ति में सुख और ना संसार के भोग में सुख, दोनों में सुख नहीं है। ठीक है, ये तीसरी बात कही जा रही है। तो इतना स्पष्ट है, तो फिर आगे पढ़ा जाए, थोड़ा पढ़ने का काम शुरू किया जाए। कैसा लगता है? जी देवेंद्र भाई। हाँ, नमस्ते भैया। भैया, नमस्ते। विकल्प में स्वीकार होने में एक और बात पकड़ में आई मेरी, कि हम हम्म। विषय वस्तु मध्यस्थ दर्शन की ले भी लेते हैं तो विधिया वहीं पुराने में चले जाते हैं। संवेदनाओं को हाँ। देखकर विचार ठीक करने लगते हैं विपश्यना आदि में। तो इसमें तो बाबा जी ने स्पष्ट लिखा है व्यवहार दर्शन में कि हम्म। इसकी विधि भी अलग है, अनुकरण अनुसरण की, अध्ययन की, श्रवण मनन की। एकदम सही कह रहे हो। जी। जी इसकी भैया। विधि पे और भैया एक शिविर हमने किया था अभी, आप तो शायद आए थे उसमें, हाँ जी। विजयनगर जी में था। अगस्त में। हाँ हाँ हाँ। तो वो शिविर बहुत अच्छा हुआ था, अध्ययन शिविर। मैं बोलूंगा कि काफी अच्छा शिविर, मैं तो काफी संतुष्ट हुआ उस शिविर को करके। बहुत बढ़िया और था मैं भैया। उपलब्ध कराता हूँ। हाँ, तो वो शिविर करने से उसकी पूरी प्रक्रिया को यदि समझेंगे तो वो प्रक्रिया ही परंपरागत जो भी प्रस्ताव हैं अध्ययन के, चाहे वो मॉडर्न जो स्टडी कह रहे हैं वो, या साधना की विधि, दोनों से भिन्न प्रक्रिया है। उसकी शुरुआत अलग ढंग से हो रही है। यहाँ पे क्या है? आशा विचार इच्छा को एक तरह से शून्य कर रहे हैं, चुप कर रहे हैं। वहां जागृति के कंटेंट से भर रहे हैं, जी भरने से आगे जा रहा है। तो पूरा एक बहुत बढ़िया 5-6 दिन का शिविर है। उसको आप लोग देखेंगे तो मुझे लगता है उसमें काफी आराम मिलेगा। और मैं उसको जल्दी ही उपलब्ध कराऊंगा ऑनलाइन, दिवाली के बाद उपलब्ध कराने वाला हूँ, तो आप लोग उसको देखिए। जी। शुरू करें भैया पढ़ना? भैया। बढ़िया। हेलो भैया। जी। आप कह रहे हैं हाँ कि, बताइए। हाँ, आप ऐसा कह रहे हैं कि संसार को देख के हमको दुख होता है, ना सुख अंदर है ना बाहर है, जैसे अभी स्थिति है, ठीक है ना? तो बाबा जी जो थे अनुभव संपन्न थे, वो सुखी ही थे, वो उसमें तो कोई शंका नहीं है। फिर ये संसार को देख के उनको दुख क्यों नहीं हो रहा था? तो नहीं भाई, बहुत सही बात है। तो इसी संसार में एक और संसार उन्होंने गढ़ लिया। ये जो आपाधापी वाली संसार है, समस्या से भरी हुई संसार है, उसमें एक ऐसा संसार गढ़ लिया जो अस्तित्व सहज है। तो हमने एक उसमें आपको पहले दिखाया था, एक है अस्तित्व में सह अस्तित्व स्वरूप में व्यवस्था का होना, ठीक है, जिसको हम अस्तित्व कह रहे हैं। आप शुरू में शायद नहीं आ पाए थे लगता है, और वो मैं आपको तुरंत ही एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ, तो ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो अस्तित्व में क्या है ना, एक व्यवस्था है सह अस्तित्व स्वरूप में। उसमें 4 अवस्थाएं हैं, पदार्थ प्राण जीव ज्ञान, हम्म। है ना। ये चारों अवस्थाओं को मनुष्य ने तो बनाया नहीं है। हम्म। मिट्टी पत्थर पानी, ये मनुष्य की रचना नहीं है ना, मनुष्य की कृति नहीं है कि नहीं? हाँ। और पेड़ पौधों को भी मनुष्य ने तो पैदा नहीं किया, हम्म। जानवरों को मनुष्य ने पैदा नहीं किया, है ना। और मानव को भी मनुष्य ने तो नहीं गढ़ा ना। तो ये नहीं। प्रकृति सहज 4 अवस्थाओं का प्रकटन करते हुआ,
ये जो चारों अवस्थाएं व्यापक सत्ता में संपृक्त हैं। ये जो चारों अवस्थाएं हैं होने में, इनमें ऑलरेडी व्यवस्था है। मतलब मिट्टी पानी हवा ऐसे बनी है, पदार्थ अवस्था ऐसा बना है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे उदय हों, उगे। उनको उगने के लिए ही ये बना हुआ है। और पदार्थ प्राण ऐसे सजा हुआ है ताकि जीव जानवर प्रकट हों। और ये तीनों अवस्था ऐसे सजी हुई है ताकि मानव प्रकट हो। तो प्रकृति ने ऐसे अरेंजमेंट किया है कि एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था उसमें प्रकट होती है। इतना आप देख पा रहे हो? हाँ ठीक। हाँ। ये डिजाइन पहले से ही अस्तित्व में है, इसको बनाने वाला नहीं है। अब ह्यूमन ने क्या किया, ये जो पदार्थ के साथ कुछ किया, प्राण के साथ किया, तो पदार्थ के साथ मिट्टी पानी हवा को पोल्यूट कर दिया, सब पेड़ पौधों को काट दिया, जंगल खत्म कर दिया, उधर जानवर को भी पूरा डिस्टर्ब कर दिया, और मानव के साथ संघर्ष कर रहा है। ये हम्म। करने वाला कौन है? मानव। तो मानो। इससे अब एक संसार बन गया। तो हाँ। संसार में क्या चीज? मिट्टी है। संसार में मिट्टी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मिट्टी अस्तित्व को भी तो चीज है। हाँ है। वही मिट्टी जो आपको संसार में दिखाई दे रहा है, वो मिट्टी अस्तित्व में है। और अस्तित्व में मिट्टी कैसी है? ऐसा ही है। तो जो चारों अवस्थाओं को पुष्ट करती है, ऐसे ही मिट्टी है ना। हाँ है। मिट्टी तो ऐसी बनी है कि सभी चारों तो ये जो संसार है, जो गड़बड़ किया मनुष्य ने, उसको देखकर दुखी हो रहा है। तो फिर हम्म। नागराज जी ने क्या किया? नागराज जी ने, अभी हमको ऐसा दिखाई दे रहा है पूरी समस्या वाली, राइट? तो नागराज हाँ। जी ने क्या किया? अस्तित्व को समझा, और एक परिवार व्यवस्था में छोटी जगह पे उन्होंने जैसा अस्तित्व है वैसा रह करके प्रमाणित किया। किसमें? संसार में। हम्म। मानव के साथ न्याय पूर्वक, प्रकृति के साथ संतुलन पूर्वक जी करके एक छोटा मॉडल दिया। तो अब हम्म। इस बड़े संसार में एक छोटा सा संसार बना। संसार कैसे बनता है? हमारे व्यवहार से, हमारे व्यवसाय से संसार बनता है। तो उन्होंने हम्म। एक ऐसा स्वरूप दिया जिसमें जैसा अस्तित्व का होना है उसके अनुसार वो मूल्य चरित्र नीति से जी रहे हैं। समझ रहे हो? तो समझ गई। अब उस बड़े संसार में एक और संसार है। और वो किस संसार को देखकर सुखी हैं? ये वाला धरती जिसमें नाश हो रही है, कि वो वाला जिसमें वो न्याय धर्म सत्य और नियम नियंत्रण संतुलन को प्रमाण पूर्वक जी पा रहे हैं? किसको देखकर सुखी हो रहे हैं? जागृति का जो संसार है, समझ मतलब में आया जो। आपको बात? हाँ हाँ हाँ। हाँ। और उन्होंने खुद अपने जीने पे प्रमाणित किया, तो अब उसी को देख रहे हैं। अपने जीने का ही दर्शन कर रहे हो। अच्छा ठीक ठीक। तो जो अपने जीने का दर्शन किए, उस दर्शन से उनके अंदर क्या आया? सुख। अभी हम सब क्यों परेशान है? क्योंकि जो मैं जी रहा हूं, मैं अपने जीने को देखता हूं और अपने जीने से संतुष्ट नहीं हूं। क्योंकि जैसा हम्म। मेरा व्यवहार है, उस व्यवहार से न्याय धर्म सत्य प्रमाणित नहीं हुआ। और जैसा मेरा व्यवसाय है, उस व्यवसाय से नियम नियंत्रण संतुलन प्रमाणित नहीं हुआ। तो ना मेरे व्यवहार से न्याय धर्म सत्य प्रमाणित हुआ, ना मेरे व्यवसाय से नियम नियंत्रण संतुलन प्रमाणित हुआ। और मैं देख भी रहा हूं किसको? अपने व्यवहार को, अपने व्यवसाय को। अब उसमें जो मैंने हम्म। व्यवहार व्यवसाय पूर्वक संसार गढ़ा है, इस बड़े संसार में सबका छोटा छोटा संसार है। तो हम अपने संसार को जब देखते हैं, तो वही संसार है जो धरती को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। अब उसको देख करके मैं संतुष्ट कैसे होऊंगा? देखने वाला तो जीवन है। जीवन देखना चाहता है। तो जब जीवन यदि देखेगा कि हमारे जीने में अपूर्णता है, हमारे जीने में अधूरापन है, जीने को देख करके जीवन संतुष्ट हो सकता है? नहीं। तो फिर हम इसमें क्या कर आगे का सकते एक हैं? अब हमको, भैया। हाँ। हाँ बताइए। हाँ, इसमें आगे ऐसा पूछना था कि उन्होंने मानव चेतना को प्रमाणित किया ना। हाँ, मानव चेतना ही पूरा ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान में कम ज्यादा नहीं होता है। अनुभव ज्ञान में पूरा ही ज्ञान होता है। ठीक। और उसमें जो जीने में प्रमाणित होता है, उसमें प्रमाण भी पूरा मिलता है। बस उसमें संख्या कम रहती है। अच्छा। जैसे हम जैसे जैसे व्यवस्था आती जाएगी, हम जैसे अनुभव संपन्न हो गए, तो हमको पूरे अस्तित्व का ज्ञान होगा।
अब मैं जीने जाऊंगा तो चार व्यक्ति को बता रहा हूं, लेकिन बताऊंगा तो पूरा ही। हाँ ठीक। ऐसा तो नहीं कि उसके साथ उपकार कम हो जाएगा। हम्म। बस उसमें अंतर कितना होता है कि जैसे जैसे व्यवस्था आगे बढ़ेगी, अभी हम चार को बता रहे हैं, कल 4,000 को बताएंगे, 4 लाख को बताएंगे, है ना। हाँ हाँ। तो ये बात है, लेकिन उसकी क्वालिटी में कोई अंतर थोड़ी आएगा। नहीं। तो चाहे मानव चेतना हो, चाहे देव चेतना हो या दिव्य चेतना हो, ज्ञान एक ही जैसा रहता है, ज्ञान में कम ज्यादा नहीं होता। और जो उपकार से जीने का स्वरूप है, उसमें भी उसकी क्वालिटी में कम अंतर नहीं होता, बस उसकी संख्या में कम ज्यादा होता है। ठीक। ठीक है, ये है। बढ़िया भैया, थैंक यू। तो इस तरह से हम लोगों, हाँ, और ये ना, ये दर्शन में क्या है कि अगर हम तीनों, ये जो तीन वाद हैं जो हमने पीछे बताया था यहाँ पे, आदर्शवाद, भौतिकवाद, और कहाँ कहीं रखा था, उसको समझना बहुत जरूरी है, तीनों वादों को। हाँ भैया, मैंने अगर पूरा ये जो तीन वाद है, हाँ, पूरा आपका जो इन लिंक है ना, सब मैंने सुना अलग हो। से समझना हाँ। जरूरी। बढ़िया, बढ़िया, चलो। तो ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं और बुक ला देते हैं। और देखिए, अगर हम विकल्प विधि से जाएंगे ना ठीक से, आपको कुछ देखिएगा, बहुत कम समय में बहुत तेज प्रोग्रेस होगा। इतना कठिनाई नहीं है दर्शन को समझने में। कठिनाई क्या हो रही है कि हम पीछे का लेकर इसके साथ जब मिक्स करते हैं, तो ये वस्तु हमारे हाथ से फिसलती जाती है, और उसी में फिर बहुत समय लग जाता है। और समय के साथ साथ जैसे आगे लगता है, थोड़ा निराशा भी आता है कि भाई इतना मेहनत किए, सब कुछ, ये हाथ क्यों नहीं लग रहा, हाथ क्यों नहीं लग रहा है ना, ऐसे बात आ जाती है। थोड़ा आप विकल्प को स्थिर करके शुरू करिए, आप देखिए कुछ समय में कैसा होता है, बहुत तेज गति से अपनी प्रगति होगी, है ना, अध्ययन में। तो शुरू किया करते हैं हम लोग, व्यवहारात्मक जनवाद। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं, प्राकथन से। यहां से शुरू किया जाए, क्या लगता है? हाँ भैया। बिल्कुल भैया। दिखाई दे रहे, हाँ हाँ, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा है ना? हाँ बढ़िया। बढ़िया। प्राकथन। व्यवहारात्मक जनवाद नाम से यह प्रबंध मानव के कर कमलों में अर्पित करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव करता हूं। जनवाद का तात्पर्य मानव मानव से बातचीत करता ही है, संवाद करता ही है, वाद विवाद करता ही है, यह सबको पता है। यह सब यथावत रहेगा ही। तमाम प्रकार से होने वाली बातचीत का लक्ष्य दिशा को स्वीकृत पूर्वक स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने के क्रम में मानव का उपकार होने की आशा समाई है। उपकार का तात्पर्य मानव लक्ष्य के अर्थ में दिशा निश्चित होने से है। इसे लोकव्यापीकरण करने के उद्देश्य से यह पुस्तिका प्रस्तुत है। हम मानव सदा से ही सुखी होना चाहते हैं। यह सबको कैसे उपलब्ध हो सकता है? सोचने, समझने, स्वीकार करने अथवा मान लेने के आधार पर दो प्रकार के प्रयोग हो चुके हैं। पहला, भक्ति विरक्ति से सुखी होने का प्रयास, और प्रयोग लाखों आदमियों से संपन्न हुआ। दूसरी विधि, सुविधा संग्रह से सुखी होने के लिए अथक प्रयास करोड़ों मानव अथवा सर्वाधिक मानवों ने किया। इन दोनों विधियों से सर्व मानव का सुखी होना प्रमाणित नहीं हुआ। इसी रिक्ततावश इसकी भरपाई के लिए किसी विधि की आवश्यकता बन चुकी थी। इसी घटनावश उत्पन्न समाधान के लिए सह अस्तित्ववादी नजरिया से ज्ञान, कर्माभ्यास और अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति सहित प्रस्तुत हुए मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के अंगभूत यह व्यवहारात्मक जनवाद प्रस्तुत है। जनवाद के मूल में आशा यही है, मानव अपने अधिकारों, दायित्वों, कर्तव्यों को समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूपी लक्ष्य के लिए समझे, सोचे, निश्चय करे और व्यवहार कार्य में प्रमाणित करे। इसी शुभकामना से इस प्रबंधन को
प्रस्तुत किया। हर मानव सुखी होना चाहता है। सुखी होने के लिए समाधान आवश्यक है। समाधान के लिए समझदारी आवश्यक है। समझदारी का मूल स्वरूप सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान ही होना पाया जाता है। इसके लोकव्यापीकरण करने का आशा इस प्रस्तुति में समाया हुआ है। हर मानव अपनी पहचान प्रस्तुत करना चाहता ही है। हर मानव की पहचान समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूप में ही पहचानना बनता है और पहचान कराना भी बनता है। इसी आधार पर पूरे मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद को समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूपी मानव लक्ष्य को सार्थक बनाने के अर्थ में प्रस्तुत किया गया है। मेरा विश्वास है हर मानव ऐसे ही अध्ययन का स्वागत करेगा। यह पुस्तिका सर्वमानव शुभ के अर्थ में संप्रेषित है। सर्व शुभ के अर्थ में सहअस्तित्व स्वयं निरंतर प्रभावशील है। सहअस्तित्व के वैभव में ही संपूर्ण मानव का शुभ समाया हुआ है। इस तथ्य का अध्ययन कराना उद्देश्य रहा है। हम स्वयं अध्ययन किए हैं। एतएव आपके सौभाग्यशाली वर्तमान के रूप में अनुभव करने के लिए सहायक होगा, ऐसा हमारा निश्चय है। यह प्रबंध मानव को समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी पूर्वक मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य को भागीदारी रूप में प्रमाणित करने के लिए प्रेरक है। यह सार्थक हो, सर्वसुलभ हो, मानव कुल अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में सदा सदा प्रमाणित होता रहे, यही कामना है। ये नागराज, प्रणेता मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद। तो ये बाबा जी यहाँ पे लिख रहे हैं। तो पहला पैराग्राफ लेते हैं। कह रहे हैं, व्यवहारात्मक जनवाद नाम से यह प्रबंध मानव के कर कमलों में अर्पित करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। क्योंकि जीवन में प्रसन्नता क्या है? जीवन में प्रसन्नता है जो जब समझदारी है, जो अगर उसको और जीवन की क्रिया में देखेंगे तो जो ज्ञान है, अनुभव ज्ञान हुआ, अब वो बुद्धि में आया, तो बुद्धि का काम क्या है कि वो दूसरे को अध्ययन बोध करा सकते हैं। तो दूसरे मानव को अध्ययन बोध कराने के अर्थ में ये वाङ्मय उन्होंने लिखा हुआ है। यह एक तरीके से उनका व्यवहार भी है, और व्यवहार में यही न्याय भी है। न्याय क्या है कि जो उनको बात समझ में आई है, जो ज्ञान हुआ है, वो ज्ञान दूसरे को अर्पित कर पा रहे हैं। यहाँ पे ज्ञान अव्यक्त नहीं है, अनिर्वचनीय नहीं है, बल्कि क्या हुआ, सत्य क्या है, यहाँ पे व्यक्त है। तो सत्य का बोध करा पा रहे हैं। उन्होंने ऐसा लैंग्वेज में डाला जिससे हर मनुष्य के अंदर अध्ययन बोध हो जाए। तो जब मानव, जो उसकी बुद्धि है, बुद्धि में जो स्थिति बनी, जो अनुभव हुआ, अनुभव का बोध बुद्धि में हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अब वो दूसरे को ट्रांसफर कर दे रहा है। ये जो ट्रांसफर कर रहा है, यही उसका व्यवहार भी है। तो ये वाङ्मय हमारे सामने जो है, एक तरह से उनका व्यवहार है हमारे साथ। और इस व्यवहार को करके जिससे वो सत्य को व्यक्त कर पा रहे हैं, ऐसा व्यवहार जिससे ज्ञान, विवेक, विज्ञान रूपी जो समझदारी वो प्रमाणित हो पाएगी, ऐसे व्यवहार का अनुभव करके क्या उनको मिल रहा है? प्रसन्नता। बड़ी प्रसन्न है, परम प्रसन्न है। ये हो रहा है उनके साथ। और हमारे लिए भी फिर प्रसन्नता का विषय क्या होगा? हमारे लिए भी प्रसन्नता का विषय यही है कि हम समझदार होकर के दूसरे की समझदारी में अपनी पूरकता निभाएं। यदि हम कर पाते हैं तो हमारे लिए भी वही प्रसन्नता का स्वरूप दिखाई देगा जो बाबा जी को दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आगे कह रहे हैं, जनवाद का तात्पर्य मानव मानव से बातचीत करता ही है, संवाद करता ही है, वाद विवाद करता ही है, सबको पता है। तो जनवाद में मतलब जनवाद क्या है? बातचीत, वार्तालाप, कन्वर्सेशन। और ये कह रहे हैं मनुष्य तो बातचीत करता ही है, डायलॉग करता है, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करता है, वाद विवाद करता है, ये सब सबको पता है। और यह सब यथावत रहेगा ही, मतलब ये भी नहीं कि कभी खत्म होगा। यदि मनुष्य है तो मनुष्य की परस्परता में बातचीत होगा, बल्कि मनुष्य एक दूसरे के साथ और कुछ कर भी नहीं सकता। अगर ठीक से देखा जाए तो मनुष्य एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकता। मनुष्य एक दूसरे के साथ अगर ठीक से देखा जाए तो फिर वो बातचीत कर सकता है, यही उसका मेन है।
तो मानव मानव के बीच में बातचीत होता है ना। तो कन्वर्सेशंस होते हैं ह्यूमन के बीच में। ये जो बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं हमेशा होता ही रहेगा। अब यह सब यथावत रहेगा ही। तमाम प्रकार से होने वाली बातचीत का लक्ष्य दिशा को स्वीकृति पूर्वक, तो इसमें दो चीजों को स्वीकारने की बात कर रहे हैं बातचीत में। तो अभी जो हमारी बातचीत हो रही है उसमें दो चीजों का कई बार अभाव होता है। उसमें लक्ष्य का और दिशा का अभाव होता है। लक्ष्य विहीन दिशा विहीन बातचीत होती रहती है। वो हमको लक्ष्य के साथ जोड़ता नहीं, दिशा को निश्चित करता नहीं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लक्ष्य और दिशा को स्वीकृति पूर्वक स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने के क्रम में मानव का उपकार होने की आशा समाई है। तो जब हम बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत में जो दो तरीका है जीने का, एक है चार विषय पांच संवेदना और दूसरा है उपकार। तो ये जो बातचीत है वो उपकार सेंट्रिक है। और उपकार का तात्पर्य क्या है, मानव लक्ष्य के अर्थ में दिशा निश्चित होने से। इसे लोक व्यापीकरण के उद्देश्य से यह पुस्तिका प्रस्तुत है। अब तो क्या कह रहे हैं, अगर आप बातचीत को देखेंगे तो हमारी बातचीत अभी किस के केंद्र में क्या होता है। तो जो लक्ष्य है क्या समाधान होता है। थोड़ा म्यूट कर लीजिए भैया। तो क्या हमारे बातचीत के केंद्र में समाधान उनको, क्योंकि वो लोग मंचों पर जाते रहते हैं, उन्हें शायद याद नहीं होगा। और हाँ भैया थोड़ा म्यूट कर लीजिए। सोहम भाई कौन है। कर ठीक है। दिया। तो लक्ष्य, मेरे हाँ जो ठीक कुल है। थी होते अरे भाई दशरथ भाई, सोहन भाई का थोड़ा हाँ मैं बताओ भैया। भैया, हाँ मैं अभी ये इधर बात कर रहे थे और कोई जगह पे बात कर रहे हो। हाँ क्या कि म्यूट तो मैंने पता किया नहीं उनको भैया। तो। हाँ ठीक है भैया, चल। अच्छा हाँ। ठीक है चलो। हम्म। तो जब हम बातचीत करते हैं ना, तो बातचीत में क्या दिक्कत हो रही है कि जो मानव लक्ष्य है उसके इर्द गिर्द बात नहीं होती। अगर आप देखेंगे ज्यादातर बातचीत हम किसकी करते हैं, सुविधा की बात करते हैं, संग्रह की बात करते हैं, भोग की बात करते हैं, ट्रैवलिंग की बात करते हैं, किसी से वस्तु के लिए आदान पर उसकी बातचीत करते हैं। तो बातचीत का कोई एक थीम तो रहता ही है। लेकिन क्या उस बातचीत का थीम मानव लक्ष्य है कि नहीं। तो जब हम बातचीत करते हैं आपस में, जब भी किसी से बातचीत करें, चाहे परिवार में, मित्रों के बीच में, है ना, परिवार परिवार की परस्परता में बातचीत क्या होना चाहिए। तो बातचीत होना चाहिए मानव लक्ष्य के आधार पर, समाधान से जुड़ा हुआ बातचीत, समृद्धि से जुड़ा हुआ बातचीत, अभय से जुड़ा हुआ बातचीत, सहअस्तित्व से जुड़ा हुआ बातचीत। ये बातचीत का मुद्दा है। हम अभी किधर बातचीत करते हैं, सुबह से शाम तक। अभी जो हमारा व्यापार भी वैसे ही हो गया है। हम लोग काम करने जाते हैं, सुबह आदमी निकल जाता है काम पे, और बातचीत किसकी करेगा। अगर व्यापार चल रहा है तो उसी की बातचीत करनी पड़ेगी। तो बहुत सारा बातचीत केवल भौतिक वस्तुओं के बारे में बातचीत चल रही है, ना कि मानव लक्ष्य के बारे में बातचीत। ठीक है। हम्म। दूसरा क्या है इसमें, दिशा। दिशा क्या होता है बताइए कोई। जागृति और ब्रह्म। ह्रास और विकास। मानव लक्ष्य भैया। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। भैया का शायद नेट चला गया लगता है।
सारी भैया इलेक्ट्रिसिटी फिर चली गई थी तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ अभी फोन से कनेक्ट किया तो अब रिसेप्शन बहुत पुअर है आज, पहली बार ही, मतलब सालों सालों में जाती नहीं है बट समहाउ आज बहुत सारा डिस्टरबेंस है। तो हाँ, मैं जो बात पूछ रहा था, दिशा कोई रखना चाहेगा, दिशा क्या समझे? हाँ। हाँ भैया, रखा लोगों ने सबने, मतलब हाँ, क्या रखा भैया, थोड़ा बताइए, अपडेट कर दीजिए हमको भी। विकास और रास, मतलब वैसे सबने वही बात रखा जो दिशा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, हम्म। बढ़िया 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 बढ़िया। हम्म। जो दिशा होता है मूल रूप से दिशा है, जो मानवीयतापूर्ण आचरण है वो हमारा दिशा होता है। हम्म। लक्ष्य हो गया समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, और दिशा क्या है? हमारा आचरण। आचरण से हमारे दिशा तय हो रहा है। अगर हम मूल्य, चरित्र, नीति की ओर जा रहे हैं, है ना, जैसे हम अगर चरित्र की बात लें तो स्वधन, स्वपुरुष, स्वनारी, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, अगर इस तरफ जा रहे हैं तो हमारी दिशा ठीक है। ठीक है, विकास की दिशा है। और ह्रास किधर है? पर पुरुष, पर नारी, पर धन, पर पीड़ा, ये क्या हो गया? हमारे जीवन में ह्रास हो गया। ह्रास का मतलब अब शरीर मूलक चिपकते जा रहे हैं। इससे जीवन में क्या होगा? हम पीड़ा बढ़ेगी, अतृप्ति बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो आचरण है, आचरण ही मनुष्य में दिशा है। अब यदि आचरण ठीक है तो उधर, यदि लक्ष्य है एक तरफ समाधान समृद्धि और इधर हो गया निश्चित आचरण, तो दोनों जुड़ गया कि नहीं आपस में, लक्ष्य और दिशा। भैया शेयरिंग का थोड़ा एबिलिटी दे दीजिए मुझे, है ना। ओके भैया। शेयर करूं, ओके, बढ़िया। ठीक है, तो लक्ष्य और दिशा ये दोनों को अपने में अंदर, अब आपको अपने अंदर ये देखना है कि क्या आपका लक्ष्य और आपका दिशा निश्चित है या नहीं है। और यदि नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? एक तो ये है कि जो बातचीत है, जो संवाद है, वो इसके अर्थ में होना लगे, पहला तो ये। क्योंकि जो ही आप बातचीत करेंगे इससे हमारे जीवन में एक प्रेरणा भी बनने लगती है, हम उसी की तरफ सोचने भी लगते हैं। ठीक है, तो बातचीत को इन दोनों आधार पे करना चाहिए। अभी ज्यादातर बात आप मीडिया उठा के देखिए, कोई न्यूज चैनल देखिए, सुबह से शाम तक कोई भी, दो तरीके के आजकल न्यूज चैनल हैं। एक अपने को बोलते हैं भाई कि हम सरकार के पक्ष वाले हैं, एक विपक्ष वाले हैं। तो जो पक्ष वाले हैं मानते हैं कि ये सब लोग बायस्ड हैं, जो विपक्ष वाले हैं उनको लगता है हम सही न्यूज़ दे रहे हैं। आप उनकी भी बात को सुनिए और जो सरकार के पक्ष वाला है उसकी भी बात को सुनिए, वो किसकी बात कर रहे हैं। आप देखेंगे उसमें मानव लक्ष्य और दिशा बिल्कुल नहीं है। दोनों लोग अमानवीयता की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें ध्रुवीकृत होना जरूरी है हमारे अंदर। और यदि इन दोनों में बातचीत होती है, दोनों क्या हुआ, हमारे जीने से जुड़ गया, राइट। तो यदि ये दोनों बात, दोनों के अर्थ में बातचीत होने लगे तो आप देखेंगे हमारे बातचीत से हमारी जो जागृति का मार्ग है वो बहुत सुगम हो जाएगा, केवल बातचीत से। ठीक है, यहाँ पे जो मानव लक्ष्य है, ये आदर्शवाद में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को मानव लक्ष्य के रूप में नहीं पहचाना गया है, और ना ही भौतिकवाद में पहचाना गया है। आदर्शवाद में मानव जीवन जीने का लक्ष्य भक्ति, विरक्ति है, और भौतिकवाद में सुविधा संग्रह है। मतलब जीने का जो लक्ष्य पहचाना गया वो एक तरफ ईश्वर में समर्पण और दूसरी तरफ भोग और सुविधा, इधर चले गए। यहाँ पे जो समाधान समृद्धि है वो भक्ति, विरक्ति और सुविधा संग्रह का विकल्प है। ये जो मानव लक्ष्य है उसी के आधार पे हमको अनुभव का हमारे अंदर स्वरूप भी स्पष्ट होता है। हमारा अध्ययन तभी शुरू होता है जब मेरे अंदर लक्ष्य स्थिर होता है, दिशा निश्चित होती है, वहां से हमारा अध्ययन शुरू होता है।
यदि लक्ष्य स्थिर नहीं है, दिशा निश्चित नहीं है, हमारा अध्ययन नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला अध्ययन के लिए ये करना होता है कि हमारा लक्ष्य स्थिर हो। यदि लक्ष्य स्थिर ना हो तो मैं क्या करूं? तो मैं एक काम करूंगा, काम ये करूंगा कि मैं इसके अर्थ में बातचीत शुरू करता हूं। और आदमी बातचीत करता ही है। ठीक है। ये कह रहे हैं। अब कह रहे हैं मानव, हर मानव सदा से ही सुखी होना चाहता है। यह सबको कैसे उपलब्ध हो सकता है? सोचने, समझने, स्वीकार करने अथवा मान लेने के आधार पर दो प्रकार के प्रयोग हो चुके हैं। पहला भक्ति विरक्ति से सुखी होने का प्रयास, और प्रयोग लाखों आदमियों से संपन्न हुआ। और दूसरा सुविधा संग्रह से, है ना, वो करोड़ों आदमी ने किया, सर्वाधिक मानव ने किया। इन दोनों विधियों से सर्व मानव के सुखी होने का प्रमाणित नहीं हुआ। इसी रिक्ततावश इसकी भरपाई के लिए किसी विधि की आवश्यकता बन चुकी थी। इसी घटनावश उत्पन्न समाधान के लिए सहअस्तित्ववादी नजरिया से ज्ञान, कर्माभ्यास और अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति सहित प्रस्तुत हुए। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के अंगभूत यह व्यवहारात्मक जनवाद प्रस्तुत है। ठीक है। स्पष्ट हो पाया कि क्यों व्यवहारात्मक जनवाद दिया है, क्या कारण हो गया। और भक्ति विरक्ति के रास्ते से चलकर, सुविधा संग्रह से चल रास्ते से चलकर, दोनों विधि से आदमी ने, कुछ में लाखों लोगों ने देखा होगा, कुछ में करोड़ों या सर्वाधिक आदमी ने देखा, लेकिन दोनों से क्या प्रमाणित नहीं हुआ? सुख प्रमाणित नहीं हुआ। सुखी होने का स्वरूप प्रमाणित नहीं हुआ मानव में। अभी भी मानव संघर्ष कर रहा है। तो तब हमको ये लग रहा है कि अभी ये जो व्यवहारात्मक जनवाद प्रस्तुत है वो हमको एक नए रेफरेंस में बातचीत करने के लिए आमंत्रण दे रहा है कि भाई इसकी बात करिए। आप ऐसी बात करिए जिससे आपका लक्ष्य स्थिर हो जाए और दिशा निश्चित हो जाए। आप लक्ष्य और दिशा जो यहाँ पे रिकमेंडेड है उस दिशा में चल पड़े। उसी से आपके निरंतर सुखी होने का स्वरूप जुड़ा हुआ है। ठीक है। लक्ष्य और दिशा विहीन होकर के हम जो भी बातचीत करेंगे उससे कभी भी हम गंतव्य स्थली तक नहीं पहुंचेंगे। हम निरंतर सुख को नहीं पा सकते। ठीक है। ये बात कही जा रही है। तो अभी मैं आज यहाँ तक ही रोकता हूँ, 1-2 मिनट रखता हूँ, कोई प्रश्न वगैरह हो फिर बाकी कल पढ़ूंगा मैं। बताइए, बात समझ में आ रही है? भैया ये जो पूरा है ना बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि पहले ना हम सुनते थे समझते थे तो टुकड़ों टुकड़ों में ही समझ में आता था। तो ये जो पूरा पहले से आपने जो तीन स्वरूप में रखा, भौतिकवाद, अध्यात्मवाद और विकल्प, और फिर यहाँ तक पहुंचे, तो पूरा लक्ष्य और दिशा तक पहुंच के समझ में आ रहा है कि सुखी होने का रास्ता क्या है। अभी तक टुकड़े टुकड़े में समझते थे तो पूरा सूत्रित नहीं हो पा रहा था, तो बहुत ही कोशिश करके भी परेशान थे। तो ये बहुत बढ़िया आपने कह दिया यहाँ तक तो। बहुत बढ़िया। अद्वैता दीदी, आप कहाँ से, आपका ये नाम सही है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अपना नाम और कहाँ से आप थोड़ा बता देंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब भैया मैं ना सूरत से हूँ, मेरा नाम गीता है, ये अद्वैता मेरी बेटी का नाम है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, हाँ। बहुत ही बढ़िया। महेंद्र भैया नमस्कार। नमस्ते भाई, नमस्ते। भैया ये जो आपकी क्लास है ये मतलब इसका इसमें रूटीन में क्या टाइम रहता है भैया? रूटीन में भैया बस यही 5:30 से 7। 5:30 से 7? शनिवार रविवार, दैट्स इट। अच्छा, 2 दिन है भैया, ठीक है, ओके भैया। अभी 2 दिन आगे और करेंगे, कभी होगा तो। अब भैया थोड़ा ये अभी 2 दिन। अध्ययन अध्ययन शिविर जो आपका ऑनलाइन है ये आप ग्रुप में शेयर कर पाएंगे भैया? एक्चुअली क्या है कि तो जो हाँ, ग्रुप अध्ययन में का शुरू है। करेंगे भैया। इसका एक एक मुहूर्त का मैं इंतजार कर रहा हूँ। कार्तिक जी भैया, पूर्णिमा के दिन आप सभी लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और भैया ये जो आप अध्ययन अभ्यास का जो सेशन की पहले कुछ एक आध सेंटेंस में बात बोले थे, ये इसका लिंक मिलेगा क्या? हाँ, मिलेगा मिलेगा। वही मैं बोला, दिवाली के बाद हाँ। जो कार्तिक पूर्णिमा का दिन है उस दिन बाबा जी को अनुभव, संयम उनका पूरा हुआ, अनुभव ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। उस दिन हमारे विद्यालय का स्थापना दिवस भी है।
जो अच्छा। विश्वनगर में विद्यालय है, ग्लोबल गार्डियंस स्कूल, उसका हाँ। उद्घाटन उसी मुहूर्त में इस बार हम लोग ऑनलाइन जो अध्ययन शिविर है उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो उस दिन आप सबको मिल जाएगा, और शुभ दिन से आप लोग शुरू करिए इस ठीक। संकल्प के साथ कि बाबा जी अनुभव ज्ञान पूर्वक इनको प्राप्त हुआ, हम भी अध्ययन करने जा रहे हैं अनुभव ज्ञान प्राप्ति के लिए, ताकि संसार में अभी जो धरती बीमार है उसको इसकी बजाय संतुलन को प्रमाणित करें। तो उस ठीक। दिन मिल जाएगा। ठीक है। ठीक। ठीक। बढ़िया। हम्म। समीर भाई। सभी भैया दीदी को नमस्कार। मेरा प्रश्न महेंद्र भैया इतना था कि ये पूरा स्पष्टीकरण जो है आदर्शवाद, भौतिकवाद और विकल्प जो है वो समझने में आ रहा है, नंबर वन। पर फिर भी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जहाँ पर डेली लाइफ जी रहे हैं, वहाँ बोलने में आदर्शवाद जब भोगने की बात आती है तो मतलब भौतिकवाद वाली बात, और फिर जब परस्पर के व्यवहार में कहीं ना कहीं इसका प्रयोग विकल्प का करने जाते हैं तो ऐसा संघर्ष हो रहा है कि यार तू अपनी पूड़ी क्यों बजाता है? अभी जो जिस तरीके से दुनिया चलती है चलने देना भाई, ये तेरी क्या नई फॉर्मूला तू लेके आ जाता है? क्योंकि अभी प्रचलन जो है वो पूरा फ्लड एक दिशा में चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? क्योंकि अंदर भी अभी भी जो मतलब पेंडुलम जैसी स्थिति है, आदर्शवाद, भौतिकवाद और समझ में ये चीज जो है, तो कहीं कहीं याद आ जाती है कि हाँ नहीं ये तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहा है? तो वहाँ क्या करे और स्पष्टता कैसे बनाए? वो अभी भी मतलब स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो वो जरा मार्गदर्शन कर। अस्तु। उसमें भी, हाँ भैया, उसमें एक तो है आपका जो करंट का जो व्यवस्था में व्यवसाय वगैरह जुड़ा होगा, उसमें तो आप जादू उपकार की बात नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा, है ना। तो उसमें तो जो भी चल रहा है चलते रहने, लेकिन उसी में कुछ परस्परता हम लोग सह, जैसे मेरी रोज बात होती सुबह से लेके आज तक, मैं अभी आज का मैं जुड़ूं तो सुबह से लेके अभी शाम हो गया, इसके अलावा मेरी कोई बात नहीं हुई है। हम अगर कभी भी फोन करेंगे दशरथ भाई को या किसी को बात करेंगे तो इसी के इर्द गिर्द हम लोग बात करते रहते हैं। तो धीरे धीरे हमको भी ऐसे पहचानना होगा कि हमारी जागृति के लिए ये जो विकल्पात्मक दर्शन हमको मिला है, ये जो मध्यस्थ दर्शन में मानव लक्ष्य दिशा की बात की गई है, उसके इर्द गिर्द हम अपनी बातचीत को कैसे सजाएं। अगर हमारे परस्परता में, तो किन से मैं बात करूं, मुझे बातचीत करना जरूरी है, और इसके इर्द गिर्द ही बातचीत करना जरूरी है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे तो एक अभ्यास आपके अंदर है, मेरे अंदर तो ये अभ्यास है कि मैं कहीं भी बैठूंगा, किसी के साथ बैठूंगा अभी, तो बातचीत यही होगी। हमारी बेटी है, उसके साथ बैठेंगे तो यही बात होगी, उसके साथ बातचीत होगी तो यही बात होगी, जो लोग मित्र हैं अभी उनके साथ बैठेंगे तो यही बात होगी। इसके अलावा हमको बात नहीं करनी है। हम आनंदी है, हमारे साथ में अभी बगल में बैठी है, सुबह से लेकर शाम तक जो भी बात होगी वो मानव लक्ष्य के अर्थ में ही बात होती है, जागृति के अर्थ में बात होती है। तो हमको कहीं ना कहीं धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। और यही मैं कह रहा हूं कि ये मैं एक दिन रखूंगा कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन ये नहीं है। एक होता है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, एनवीसी जिसको कहते हैं, उसमें क्या है, वो बातचीत एक अलग चीज है, व्यवहारात्मक जनवाद एक अलग चीज है। समझ रहे हो? ठीक है ना। तो एक चीज है बातचीत जिसके केंद्र में व्यवहार है, और एक है बातचीत जिसके केंद्र में लोगों को ठेस ना लगे, हर्ट ना हो। वो दोनों अलग चीज है। हमको अभी सही बात करना आना पड़ेगा, न्याय धर्म सत्य की बात करना पड़ेगा। वो करने के लिए छोटे छोटे अभ्यास है। और जब मैं आपको शिविर का वो दूंगा, जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजों को बाकायदा एक्सप्लेन भी किया है। तो मेरे ख्याल से उस शिविर को देखने से भी बहुत सारे रास्ते निकलेंगे। जी अनु दीदी, समय हो गया, फटाफट पूछ लो लास्ट। जी भैया नमस्ते। मुझे कुछ पूछना नहीं था, बस एक शेयरिंग थी छोटी सी जी। कि पिछले 1-2 महीने से मतलब बहुत ही खुशी वाला एकदम माहौल घर में रहता है, और मैं अपनी खुशहाली शेयर करना चाहती थी कि हम ये गोष्ठी सुबह की सुनते हैं सोमवार से
रविवार तक, सैटरडे संडे आपका और बाकी वो वाला। तो इसके बाद हम फिर बैठ के पूरी चर्चा करते हैं। और यहाँ तक कि हमारे पापा मम्मी जी भी इस बात को सुनते और समझते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही खुशहाली वाली बात है। तो बस इतनी सी शेयरिंग थी मेरी। नहीं, बहुत अच्छा मुझे फीडबैक मिला है। बाकी लोग भी जो आपके घर पे रह चुके हैं या यदा कदा 2-4 दिन के लिए रहने आते हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है और सभी लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। तो बहुत अच्छा है, आपका जो रहने का परिवार में ढंग हो गया वो बहुत ही बढ़िया है। उनके घर में भैया दूसरी कोई बात नहीं होती है, बहुत बहुत बढ़िया सीखे। बस अपना यही है, अपने घर में भी वैसे ही हम लोगों ने कि भाई हमारे घर में तो जो आता है भैया, बातचीत का केंद्र एक ही होगा। मैं नहीं थकता, वो सामने वाला थक जाए, अपना का तो थकने का नहीं है। हम हार ना मानने वाले नहीं हैं, उधर जो हो जाए हम समझ रहे हैं। तो बढ़िया, धीरे धीरे सजाइए भैया घर को, माहौल ऐसा बनाइए कि घर ही अध्ययन स्थली बन जाए। जिस जिस घर में अध्ययन होगा वही घर मंदिर है, वो पूजा स्थली है। समझ रहे हैं? हम्म। अध्ययन घर को पवित्र बनाता है। अध्ययन का मतलब यह है कि उसकी शुरुआत घर में संवाद को, बातचीत को सही दिशा में लगाइए। यहाँ से सारी चीजें ठीक होती हैं, जागृति का मार्ग खुलता है। तो फिर कल मिलते हैं हम लोग। जी ठीक। भैया, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। और हम ये जो भी अपने परिवार में या सबके साथ जो भी बात कर पा रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपसे हमको मिलती है। कि आपने जो कहा था कि हम सहअस्तित्व को समझेंगे, उसी को सुनेंगे, उसी पे चर्चा करेंगे, उसके अलावा कोई बात नहीं। न सुनना है, न बोलना है, न करना है, न देखना है। तो हम लोगों ने ऐसी छोटी सी शुरुआत किया है और इस छोटी सी शुरुआत में ही इतनी खुशी मिलती है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ही बढ़िया। कल बढ़िया। मिलते हैं। सभी को नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्कार भैया, नमस्ते सभी सभी को को। नमस्ते नमस्कार दीदी भैया। को। नमस्ते महेंद्र नमस्कार भाई। सभी भाई बहनों को। नमस्ते वसंत नमस्कार। भाई, सभी नमस्ते भाइयों को। नमस्ते नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते सभी नमस्ते। को नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। 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 नमस्ते सभी नमस्ते को। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद सभी का। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। वाह। नमस्ते सबको। नमस्ते। 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 वाह। नमस्ते नमस्ते। सभी को, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। वाह वल्लभ भाई।